हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 से लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन, और टॉपिक की हेडिंग है कंसंट्रेशन एंड द सेम टॉपिक इज आल्सो देयर इन द लेसन नंबर 1 ऑफ क्लास 11 बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोनों ही पार्ट कॉमन है। तो देखिए फिर इसी से एक साथ से दोनों पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसंट्रेशन टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए कंसंट्रेशन से मीनिंग क्या है, पहले उससे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या चीज होता है। देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो चीजों का बाइनरी मिक्सचर होता है। इट इज द बाइनरी मिक्सचर। तो देखिए दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो होता है ज्यादा और एक होता है जो होता है कम। तो जो ज्यादा होता है उसे नाम देते हो आप लोग सॉल्वेंट, और जो कम कंपोनेंट होता है उसे नाम देते हैं आप सॉल्यूट। तो यानी दो चीजों का, वन इज द सॉल्यूट, सेकंड इज द सॉल्वेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में क्या आती है टर्म सॉल्यूशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में टर्म आ जाती है, क्या नाम है उसका, सॉल्यूशन। अब देखिए जो सॉल्यूशन टर्म आई है दोनों के कॉम्बिनेशन से, इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूट को हम लोग डिनोट करेंगे बाय बी और सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट करेंगे बाय ए। तो दोनों चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इसको बी से डिनोट करेंगे, उसको ए से डिनोट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन टर्म तो आप सबको क्लैरिफाई हो गई। अब देखते हैं टर्म कॉन्सेंट्रेशन से क्या मीनिंग है। टर्म अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन से मीनिंग होता है कि कितना अमाउंट है सॉल्यूट का इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मैं अमाउंट लिख रहा हूं क्योंकि बार बार ये टर्म चेंज होती रहेंगी, कई बार मास में चेंज होगी, सॉल्यूट तो मास में ही रहने वाला है। जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, कई बार एमएल में देखा जाएगा, कई बार लीटर में देखा जाएगा, कई बार ग्राम में देखा जाएगा, कई बार केजी में देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने टर्म क्या दे दी, अमाउंट दे दिया वहां पे। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमारे पास वेरियस पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसके बाद में परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास वो आ गई मोल फ्रैक्शन। द नेक्स्ट टर्म इज द मोल फ्रैक्शन। थर्ड टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म जो आ गई हमारे पास में वो आ गई मोलैलिटी। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग करने वाले हैं वो है नॉर्मेलिटी। देखिए तो ध्यान से ये इन टर्म्स को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास में वेरियस टाइप्स की आ जाती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर सबसे पहले आ गई हमारे पास में जैसे मास बाय मास परसेंटेज। अब मास बाय मास परसेंटेज को अगर हम लोग देखें तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, परसेंटेज m by m, इट इज द मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन काउंट कर रहे हैं। समझ आ गई ना, मास ऑफ कंपोनेंट यानी जिसकी भी हम लोग काउंट करने लग रहे हैं परसेंटेज, अपॉन में जो टोटल मास आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। देखिए दोनों चीजों में क्या चीज आ रही है, मास बाय मास। नाम यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है। अब सपोज किसी ने बोला 18% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, 18% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यानी मेरे पास 18 ग्राम तो किस चीज के हैं, ग्लूकोज के। 18 ग्राम मेरे पास क्या है, ग्लूकोज के। थर्ड टर्म भी मास, सेकंड टर्म और परसेंटेज है, और फोर्थ टर्म यहां से नंबर दे लो 1 2 3 4। इवन नंबर जो होंगे वो इवन नंबर सारे आपके क्या है सॉल्यूशन के, और ओड नंबर सारे क्या है सॉल्यूट के। तो ओड में ये आगे 135, इसके बाद परसेंटेज का मीनिंग क्या है 100, फोर्थ टर्म आगे मास क्या है सॉल्यूशन। तो आप इस ट्रिक से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप उलझ जाते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजी के अंदर। सेकेंड टर्म अगर हम लोग बात करें, सेकेंड टर्म में हमारे पास आ गई परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। देखिए नाम से फिर से पता लग रहा है, यानी ऊपर क्या रहने वाला है, मास ऑफ कंपोनेंट, और नीचे क्या रहने वाला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में 100। इसके लिए टर्मिनोलॉजी देखिए कैसे देगा, 18% मास बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया आपको, तो फिर से ट्रिक वही लगानी है आपने, 1 2 3 4 5 एंड 6। और नंबर सारे किसके, सॉल्यूट के, और इवन नंबर सारे किसके, सॉल्यूशन के। तो यहां पे क्या आ गया 18 1 3 3 पे क्या है ग्राम,
फिर क्या आ रहा है H2SO4, यानी 18 ग्राम के आगे इस तरह से H2SO4। फिर परसेंटेज में क्या आ गया, परसेंटेज का मीनिंग 100, 2 फॉर 4 में क्या आएगा आपके पास में ml, फिर 6 में क्या आ गया सॉल्यूशन 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हम लोग आगे देखें एक और टर्मिनोलॉजी, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के बाद एक और टर्म हमारे पास में आ जाती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब किस नाम से उसको डिनोट करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहां लिख देता हूं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहां पे भी वही चीज है, परसेंटेज वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए या बी या जो भी मतलब जिस भी कंपोनेंट को आप काउंट कर रहे हैं, अपॉन में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपॉन में आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में वही चीज 100। यानी अगर किसी ने मुझे बोला कि वही 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, suppose somebody give us the term like that, तो it is the 1 2 3 4 5 and 6। अभी मैंने बताया था ओड नंबर सॉल्यूट के लिए, इवन नंबर सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पे क्या आ गया 18, फिर 3 ml, फिर 5 HCl, फिर 2 में क्या आ गया परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है 100, फिर क्या आएगा ml और फिर क्या आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। तो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली कम टू नो के परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है और किस तरह से होती है। अब देखिए इन 3 परसेंटेज कॉम्पोजिशन के सिवाय एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन और हमारे पास में आ जाती है, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक सेकेंड। तो एक नेक्स्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास में आ गई जिसका नाम है पीपीएम, जिसका नाम है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो आप इस तरह से इसको, कुछ ज्यादा ही भर चुका था तो हम थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं हम दोबारा से एक बार। परसेंटेज कंपोजिशन में एक फोर्थ टर्म भी आ गई हमारे पास। देखिए फर्स्ट टर्म आपने की थी परसेंटेज मास बाय मास, सेकंड टर्म करी आपने परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और थर्ड टर्म करी आपने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब एक टर्म और होती है फोर्थ टर्म, उसे बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए जैसे आपने परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज मास बाय फॉर्मूले में क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यही आपने रखा था। इनटू में 100 किया था, बस यहां पे 100 की जगह 10⁶ कर देंगे हम लोग, बस ये हमारा क्या बन जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अगर ये पार्ट्स पर बिलियन होगा तो बिलियन के केस में हम लोगों ने क्या कर देना, 10⁹ कर देना है। तो यानी 2 मोर परसेंटेज कॉम्पोजिशन वी हैव, वन इज द पीपीएम एंड सेकंड इज द पीपीबी। एक हमारे पास में क्या आ गई पीपीएम, एक टर्म क्या आ गई पीपीएम और दूसरी क्या आ गई हमारे पास में पीपीबी। अब अगर मैं देखूं इस तरह से मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में जो सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए उसके 2 कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है उसके पास बी है। अगर मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है उसको Na से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड बी क्या चीज आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या चीज है। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है कि मोल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो है एक्स। सबसे पहले तो जाई भी बोलते हैं एक्स भी बोलते हैं, है क्या चीज, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स जिस भी कंपोनेंट के आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट आपके पास थे उन सब का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मान लीजिए आप ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो आप कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, Na अपॉन में Na प्लस Nb। अगर आपके पास एक और कंपोनेंट है तो अपॉन में C है तो C भी आ जाएगा, D है तो D भी आ जाएगा वहां पे। ठीक है, खास चीज क्या ध्यान रखनी है, जो सम टोटल होता है, सम टोटल ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, अगर हम बात करें जितने भी मोल फ्रैक्शन की सम टोटल होती हैं, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होता है जितना भी सम टोटल होगा। और खास चीज क्या है, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। कोई इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, मोल अपॉन मोल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
अगर हम इसी के एक न्यूमेरिकल भी देख लें, कुछ खास नहीं था। देखिए मान लीजिए मैंने बोला फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन 18 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सपोज मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकालना है ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ग्लूकोज के। ग्लूकोज का जो गिवन मास है 18 ग्राम हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करा है, अपॉन 180 कितना आ गया 0.1 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं वाटर के। वाटर कितना दिया 72 अपॉन में 18, मेरे पास कितना बन गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.1 प्लस में क्या आ रहा है 4, टोटल कितना बन गया 4.1। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊं किसका, ग्लूकोज का सपोज हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मेरे पास में क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल कंपोनेंट। एंड सपोज करो आप वाटर के लिए भी इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, यानी 0.1 अपॉन में 4.1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते यू कैन गेट द फाइनल आंसर। यहां पे आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर पाओगे फॉर द मोल फ्रैक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। हम लोग नेक्स्ट टर्म आ गई हम लोग के पास में मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी क्या चीज है। मोलैरिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। वही सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एक कंपोनेंट के जो कि सॉल्यूट है, ठीक है, वो कितना उसका नंबर ऑफ मोल्स है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। यानी कि अगर हम लोग देखें तो जनरली इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल M। यानी अगर हम लोग देखें तो कैपिटल M क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स किसके आ रहे हैं, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स किसके आ रहे हैं हमारे पास, सॉल्यूट के। अपॉन में क्या आ रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर को आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, लीटर किसकी यूनिट होती है, सॉल्यूशन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में। लेकिन अगर आपको एमएल में प्रोवाइड किया गया, तो अगर एमएल में प्रोवाइड किया तो आपको उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, बाय डिवाइडेड इन बाय 1000। आपको 1000 से डिवाइड कर देना, नाउ इट शुड बी इक्वल टू द लीटर। तो आप वहां पे इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो यूनिट्स में देखिए ऊपर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। अपॉन में यूनिट तो क्या बन जाएगी, मोल। अपॉन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम मोल लीटर इनवर्स। यानी क्या फॉर्मूला बन गया, मोल लीटर इनवर्स। और आप ही मोल लीटर इनवर्स को ही आप क्या नाम देते हैं, मोलर। यानी मोलर मींस द मोलैरिटी। मोलैरिटी वहीं पे मोलर मींस मोल पर लीटर अगर हम लोग बात करें। अब खास चीज क्या, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली बात है, दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम पे, इसके ऊपर वॉल्यूम पे। एंड वॉल्यूम जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, राइज करेगा वहां पे। ठीक है, जितना टेम्परेचर राइज करोगे उतना वॉल्यूम भी क्या करेगा, राइज करेगा। यानी वॉल्यूम अगर राइज करेगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। यानी मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मींस मोलैरिटी इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी। मोलैरिटी इज नॉट reliable because it changes with temperature, because it changes with temperature। जनरली ये क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। अगर टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो रही है तो हम लोग इसको ज्यादा रिलायबल कंसीडर नहीं कर सकते। एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी। देखिए इन टर्म्स को पहले खत्म करते हैं, देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। फिर इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मोलैरिटी? बात करें मोलैरिटी की, मोलैरिटी का जो सिंबल होता है स्मॉल m होता है। इसको भी सेम डेफिनेशन ही आएगी। क्या आएगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहां पे एक सिंपल पॉइंट आ गया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हम लोग को जो सॉल्वेंट रखना है वो किलोग्राम्स के अंदर रखना है।
यानी अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊं तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किस चीज के आएंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे जितने भी हम लोग को देखने हैं, अपॉन में क्या आने वाला है, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर होना चाहिए, केजी के अंदर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ग्राम में दिया तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 सो दैट इट कैन गेट चेंज टू द किलोग्राम। अब ये ऑब्वियसली वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मोलैलिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं हुई है, हमने वॉल्यूम को टर्म को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। तो अगर बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स में देखिए ऊपर क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या आ जाएगा मोल, अपॉन में क्या लिखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट क्या होती है, केजी, यानी यूनिट क्या बनेगी, मोल केजी इनवर्स, जिसे आप क्या नाम देते हैं, मोलल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मोलल। तो आप यहां से भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म कौन सी आ गई हमारे पास में, नॉर्मेलिटी। थोड़ा सा नॉर्मेलिटी को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मेलिटी होती है उसका सिंबल होता है कैपिटल एन। जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, इट्स सिंबल इज कैपिटल एन। और क्या डेफिनेशन है, जैसे उसके केस में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पे क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर में हमने कितना डिसॉल्व किया, सिंबल कैपिटल एन है, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला डेफिनेशन लिखी है उसी से फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स में क्या बनने वाला है, ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स, और इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट नॉर्मल हो गई। खास बात क्या, फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे जो उलझ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपल फंडा है, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आप इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज तो आप लोग उलझ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इफ यू विश टू कैलकुलेट, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नॉट डिवाइडेड नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवीजन में नहीं जाएगा, मैं गलत बोल गया, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा वहां पे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो पॉइंट क्या आ गया, अब अगर डायरेक्ट भी आप इसको निकालना चाहें तो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाओगे, इसका आएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस फॉर्मूले से आप इजीली ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट वही है, अब इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, इक्विवेलेंट मास को अगर कैलकुलेट करना है तो टर्म आएगी मोलर मास अपॉन में क्या आएगा, एन फैक्टर। बात वही की वही आगे वापस, मोलर मास अपॉन में क्या आएगा, एन फैक्टर। यानी सारी टर्म को अगर आप क्लब अप करें लास्ट में जाके, तो एक रिलेशन हमारे पास में आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। और आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, या तो आप पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, आफ्टर देन यू कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो इस चीज को भी आप मेथड को भी फॉलो कर सकते हो कैलकुलेट न्यूमेरिकल के टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सारी की सारी टर्म्स जो कि कॉन्सेंट्रेशन में काउंट होती हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। चलिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने बीच में यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल लिख दिए जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, 2014 2013 के दोनों के पेपर में आए हुए हैं। ये देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसको करना है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट द मोलैरिटी
ऑफ दिस मच, देखिए वही वेट बाय वेट यानी परसेंटेज मास बाय मास का क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी अभी समझाया था 9.8% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखिए H2SO4 सॉल्यूशन इसकी बात हो रही है। अभी उसी ट्रिक को अगर हम लगाएं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यानी कहने की बात क्या आ गई हमारे पास में, यानी 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया एंड मास बाय मास यानी 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन का है मेरे पास, हमारे पास में। और साथ में दे आर प्रोवाइडिंग अस द डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू जो है 1.02 इंटू ग्राम पर ml के करीब हमें दे रखी है। तो अगर आप देखिए कैलकुलेट हमें सिर्फ मोलैरिटी करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ग्राम्स में दे दिया गया। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, यानी मुझे तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर ले जाऊंगा, मास अपॉन में क्या आ जाएगा डेंसिटी। मास मेरा है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.02 के करीब। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ml में आएगा। वॉल्यूम यहां से जो आएगा मेरा कौन सा बन गया, 100 अपॉन में 1.02 ml के करीब मेरा आंसर आ गया। जब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ और देखिए मेरे पास मोलैरिटी की अगर मैं वैल्यू देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स भी हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है 9.8। इसका जो मोलर मास होता है H2SO4 का वो होता है 98। मोलर मास कितना है 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए अपॉन 98 हम लोगों ने अगर किया तो डिवाइड कर दो इसको 0.1 मोल सॉरी कितने आगे 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1 और हमारे पास वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का 100 अपॉन में 1.02। लेकिन ये किसमें है हमारा वॉल्यूम जो है ml में। अगर ml में है तो मुझे इसको 1000 के साथ क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप इसको पहले डिवाइड ही कर लो। तो अगर मैं 1.02 से डिवाइड करूं तो कोई खास यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास आने नहीं वाला है। फिर भी कितना डिफरेंस आ जाएगा 98.04 ml के करीब आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में जाता हूं तो 98.04 डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 1000 से और सीधा आ जाएगा 98.04 इंटू 10⁻³ तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके सीधी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 98.04 इंटू 10⁻³ यानी 0.1 इंटू में क्या आ जाएगा ऊपर 1000। इसको मैं ऊपर लेके गया तो ऑब्वियसली 10⁻³ क्या हो जाएगी मेरे पास में +3 अपॉन में क्या आ गया 98.04। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैं फाइनल में इसका आंसर अगर यहाँ पे मोलैरिटी चेक करने जाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट्स अराउंड 1.019 मोल पर लीटर के करीब आ जाएगा बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोलैलिटी की, अगर हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी की तो और मोलैलिटी ही कैलकुलेट कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कहता है मेरे को जो प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर सॉल्यूशन में 10% मास बाय मास मतलब बाय वेट, इसका मीनिंग है ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग अस, ठीक है जी। अब अगर इन्होंने हम लोग को इस तरह से प्रोवाइड किया तो देखिए सबसे पहले मेरे पास जो ग्लूकोज दिया है वो कितना दिया है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है मेरे पास में जो प्रोवाइड किया 10 ग्राम किस चीज के हैं ग्लूकोज के हैं और 100 ग्राम मेरे पास किस चीज के हैं सॉल्यूशन के हैं। लेकिन देखिए जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप मोलैलिटी कैलकुलेट करोगे तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अपॉन में क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अपॉन में क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की, यहां तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है और सॉरी सॉल्यूशन दिया वो भी, तो मुझे सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्वेंट का वेट, देखिए एज आई टोल्ड यू सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। तो सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा सॉल्यूशन से आप सोल्यूट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन माइनस में क्या आ गया आपके पास में सोल्यूट। अब सॉल्यूशन जो है आपके पास में कितना आ गया वहां पे सॉल्यूशन है 100 ग्राम और सोल्यूट आपका कितना है 10 ग्राम, तो बचा कितना आपके पास में 90 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास में सोल्यूट के वो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो यहीं पे कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास में गिवन मास कितना है 10 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम मोल इन मास, ठीक है कितना 180।
तो मेरे पास में कितना बचा 1/18 ग्राम, ओ सॉरी 1/18 मोल। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/18, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो 1/18 इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आ रहा है, ग्राम्स में, लेकिन मुझे चाहिए किसमें, केजी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा 90 इंटू में 10⁻³ कर दूंगा और ये मेरे पास क्या आ गया सीधा सीधा केजी। तो अब 1/-3, ठीक है, ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा 1000/18 इंटू में 90। यानी अगर आप देखिए इस तरह से आप डायरेक्टली इसको कर पाओगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। जब मैं टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा 0.61 मोलल के आसपास ये आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।